Good morning, guys. Today we are going to discuss about Baba Bhimrao Ambedkar, जो भारत के इतिहास में एक महान शख्सियत हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस भारत के संविधान के लिए रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर बाबाराव अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों और दलितों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि न्याय मंत्री और भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता में से एक थे। अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। विधि, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभ भाग में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों से अधिक बीता। इसके बाद अंबेडकर भारत की एक स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में भी शामिल हो गए। पत्रिकाओं का प्रकाशन में उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की तथा सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की। भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियां, छुआछूत की प्रथा से तंग आकर उन्होंने 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अंबेडकर जयंती के नाम पर भारत में मनाया जाने लगा। भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मरण और चित्रण शामिल हैं। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। इसलिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस आयोजित किया जाता है। प्रारंभिक जीवन। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, अब मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आमडवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महर जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी। इसी कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंच गए थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजों में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालय पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने
सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी अंबेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भीवा था। बाबा साहब के बचपन का नाम भीवा था। अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय अम्बेडकर लिखवाया था, जो उनके आमडवे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम पर रखते थे। अतः अंबेडकर के आमडवे गांव से अंबेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज कराया गया। बाद में देखवें ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उनके नाम से अंबेडकर हटाकर अपना सरल अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। यह कृति बाबूराव भीमराव अंबेडकर की है, जो 1948 के बाद की अंबेडकर की तस्वीर है। ये तस्वीर रमाबाई अंबेडकर, जो अंबेडकर जी की पत्नी थी। राज्यसभा के सदस्य बॉम्बे राज्य पद बहाल 3 अप्रैल 1952 से 6 दिसंबर 1956। उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री रामजी सकपाल परिवार के साथ बम्बई अब मुंबई चले गए थे। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे, तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे 5वें अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा अंबेडकर ने सातारा नगर में राजवाड़ चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल और प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शिक्षक जीवन का आरंभ हुआ। इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें भिवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भिवा रामजी अंबेडकर या उनका उपस्थिति पंजिका में क्रमशः 1914 पर अंकित था। जब वह अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुई, तब क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया है। उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा कैलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट भेंट की गई। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। माध्यमिक शिक्षा 1897 में अंबेडकर का परिवार मुंबई चला गया था। उन्होंने एल्फिस्टोन रोड पर स्थित शासकीय हाई स्कूल से आगे की शिक्षा प्राप्त की। बॉम्बे विश्वविद्यालय में स्नातक के अध्ययन 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया, जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले
अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक बीए प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया। जब उन्हें अपनी बीमारी जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन। 1913 में अंबेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बड़ौद के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.5 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेन के साथ बस गए थे। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर एमए की परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान एवं अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य एनिसेंट इंडिया कॉमर्स विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। अम्बेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। 1916 में उन्होंने अपना दूसरा शोध कार्य भारतीय राष्ट्रीय लाभांश एवं ऐतिहासिक विश्लेषण अध्ययन नेशनल डिवाइडेशन ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिकल एंड द एनालिटिकल स्टडी के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई। अंततः उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस एंड ब्रिटिश इंडिया के लिए अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1926 में अधिकृत रूप से पीएचडी प्रदान की। 1 मई को उन्होंने मानव विज्ञान अलेक्जेंडर गोल्डन वेजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातीय उनकी प्रणालियां, उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए किया। 1916 में वे लंदन गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर अध्ययन किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अपने प्रोफेसर और दोस्तों के साथ अम्बेडकर केंद्र रेखा में दाएं से पहले थे। ये वृत्ति 1922 की एक बैरिस्टर के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अक्टूबर 1916 में लंदन चले गए। वहां उन्होंने ग्रेज इन बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन के प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में विवश होकर उन्होंने अपने अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। लौटते समय उनके पुस्तक संग्रह को जहाज से अलग अलग जहाज पर भेजा गया था, जिसे जर्मनी पनडुब्बी में टारपीडो द्वारा डुबा दिया गया।
ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य से सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए। भेदभाव से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निराशा हो गए और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी ट्यूटर का लेखाकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, जो उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। अपना एक अंग्रेज जानकर मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। 1920 में कोल्हापुर के साहू महाराज अपने पारसी मित्र के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से वे एक बार फिर इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए। 1991 में 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया। 1922 में उन्हें ग्रेज इन बैरिस्टर एज डिग्री प्रदान की गई। उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, रुपए की समस्या और इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान पर थी। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव अंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपने अर्थशास्त्र का अध्ययन बोन विश्वविद्यालय में जारी रखा, किंतु समय की कमी से वे विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सके। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट एलएलडी कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952 और डी लीट उस्मानिया विश्वविद्यालय 1953 में सम्मानित उपाधियां थीं। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष, ये बाबा साहब का फोटो है भाषण करते हुए। अंबेडकर ने कहा, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे तथा उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा में वर्णित किया। इसके बाद उन्होंने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुण्य प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में वे एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की, किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उन्हें ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत है। 1918 में ये मुंबई सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी उन्हें प्रोफेसर ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने का विरोध किया। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल जाति सुधारक ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ बरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलित और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचित और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में मुंबई में उन्होंने एक साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अंबेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेता व जातिगत भेदभाव के लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की
अनैच्छिक की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानिक शासक साहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अंबेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज हलचल मच गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्था बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा उन्होंने मूकनायक बहिष्कृत भारत, समता प्रबुद्ध और भारत की जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। सन 1925 में उन्हें बम्बई प्रेसिडेंट समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां इसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों द्वारा अनोखा कर दिया गया। अंबेडकर से अलग से भविष्य और संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश लिखकर भेजी। द्वितीय आंग्ला मराठा के अंतर्गत 1 जनवरी 1818 को हुई कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महर सैनिकों ने सम्मान में अंबेडकर 1 जनवरी 1927 में कोरेगांव विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया। यह महर समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख के पर खुदवाए गए तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन और सत्याग्रह जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की चबदार जलाशय से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। 1927 में अंत में सम्मेलन में अंबेडकर ने जाति भेदभाव, छुआछूत और वैचारिक रूप से न्यायसंगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जाति भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, की सार्वजनिक रूप से निंदा की। उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाईं और 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अम्बेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है। 1930 में अंबेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया। कालाराम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए, जिससे नासिक की सबसे बड़ी प्रक्रियाएं हुई। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था। स्काउट्स, एक बैच महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प में चले गए थे। जब वे द्वार तक पहुंचे तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिए गए। नेक्स्ट पूना पैक्ट देखते हैं। अब तक भीमराव अंबेडकर आज तक की सबसे बड़ी अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्यधारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था व उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की। अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता महात्मा गांधी को भी आलोचना की। उन्होंने उन पर अछूत समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। अंबेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे। उन्होंने अछूत समुदाय के लिए एक ऐसा अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की
जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों की ही कोई दखल न दे। लंदन में 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि दुनिया के सामने रखी, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा और उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्रता होने में है। हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। स्वयं अपनी राजनीतिक शक्ति शोषित की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती है। उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। उनको अपना रहने का बुरा तरीका बदलना होगा। उनको शिक्षित होना चाहिए। एक बड़ी आवश्यकता और उनकी हीनता की भावना को झकझोर और उनके अंदर उस दैवीय असंतोष की स्थापना करने की है जो सभी ऊंचाइयों का स्रोत है। अंबेडकर ने कांग्रेस द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह आलोचना की। उनके एचू समुदाय की बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के लिए 1931 में लंदन में होने वाली दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां उनके अछूतों के पृथक निर्वाचित देने के मुद्दे पर गांधी से तीखी बहस हुई। वे ब्रिटिश डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से सहमत हुए। धर्म जाति के आधार पर पृथक निर्वाचित देने के प्रबल विरोध गांधी के आशंका जताई कि अछूतों को दी गई पृथक निर्वाचित हिंदू समाज को विभाजित कर देगी। गांधी को लगता था कि सवर्णों को छुआछूत बुलाने के लिए उनके हृदय परिवर्तन होने के लिए उन्हें कुछ वर्षों की अवधि दी जानी चाहिए, किंतु यह तर्क गलत सिद्ध हुआ। सवर्णों और हिंदुओं द्वारा पुनः संधि के कई दशकों के बाद छुआछूत का नियमित पालन होता रहा। 1932 में जब ब्रिटिशों ने अम्बेडकर से विचार के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचित देने की घोषणा, कम्युनल अवार्ड की घोषणा गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श का ही परिणाम था। इस समझौते के तहत अम्बेडकर द्वारा उठाए गए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए पृथक निर्वाचित में दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे। वह दूसरे वोट से वे सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने की आजादी थी। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों के ही वोटों से चुना जाता था। इस प्रावधान से जब दलित प्रतिनिधि को चुनने में सामान्य वर्ग को कोई दखल शेष नहीं रहा, लेकिन वहीं दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट का इस्तेमाल करते हुए सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने से अपनी भूमिका निभा सकता था। ऐसी स्थिति में दलितों द्वारा चुना गया दलित उम्मीदवार दलितों की समस्याओं को अच्छी तरह से तो रख सकता था, किंतु गैर जिम्मेदारी के लिए जरूरी नहीं था कि उनके समस्याओं के समाधान का प्रयास भी करता। गांधी इस प्रकार पूना की येरवड़ा जेल में थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही गांधी ने पहले तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और इसे बदलवाने की मांग की, लेकिन जब उनको लगा कि उनकी मांग कोई अमल नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा की। तभी अम्बेडकर ने कहा, यदि गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए यह व्रत रखता तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने दलित लोगों के विरोध में यह व्रत रखा है, जो बेहद अफसोसजनक है। जबकि भारतीय ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को मिले इस पृथक निर्वाचित निर्वाचन के आधार पर लेकर गांधी की ओर से कोई आपत्ति नहीं आई। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है। भारत में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों ने जन्म लिया और चले जाएंगे। अंबेडकर ने कहा कि गांधी की जान बचाने के लिए वे दलितों के हितों का त्याग नहीं कर सकते हैं। आमरण व्रत के कारण गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ती रही। गांधी के प्राणों पर भारी संकट आन पड़ा और पूरा हिंदू समाज अंबेडकर का विरोधी बन गया। देश में बढ़ते दबाव को देख अंबेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम में 5 बजे येरवड़ा जेल पहुंचे।
यहाँ गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में अंबेडकर ने दलितों को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की घोषणा की, लेकिन इसके साथ कम्युनल अवार्ड से मिली 78 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली। इसके साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा, अनुदान, पर्याप्त राशि, नियत कार्रवाई और सरकारी नौकरियों से बिना किसी भेदभाव के दलित वर्गों के लोगों को भर्ती को सुनिश्चित किया। इस तरह से अंबेडकर ने महात्मा गांधी की जान बचाई। अंबेडकर इस समझौते से असमाधानी थे। उन्होंने गांधी के इस अनशन को अछूत को उनके राजनीतिक अधिकार से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटाने के दांव डालने के लिए गांधी द्वारा खेला गया यह नाटक करार दिया। 1942 में अंबेडकर ने समझौते को धिक्कार किया। स्टेट ऑफ मॉनिटरिंग इस ग्रंथ में पूना पैक्ट संबंधी नाराजगी व्यक्त की है। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी द्वारा इसे पहले कई बार धिक्कार सभाएं हुई हैं। राजनीतिक जीवन। बाबा साहब का राजनीतिक जीवन बहुत ज्यादा कठोर और निर्दलीय रहा है। अंबेडकर का राजनीतिक कैरियर 1926 से शुरू हुआ और 1956 तक वे राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1956 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्य को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए। वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने 2 वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज के गवर्नर बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। अंबेडकर बम्बई में बस गए। उन्होंने यहाँ 3 मंजिल बड़े घर और राजगृह का निर्माण किया, जिसमें उनकी निजी पुस्तकालय में 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं, जब यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। इसी वर्ष 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। रमाबाई अपनी मृत्यु से पहले तीर्थ यात्रा के लिए पंढरपुर जाना चाहती थीं, पर अंबेडकर ने इन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। अंबेडकर ने कहा कि इस हिंदू तीर्थ में यहाँ उनको अछूत माना जाता है, जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बजाय उन्होंने उनके लिए एक नया पंढरपुर बनाने की बात कही। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 13 सीटें जीती। अंबेडकर की बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया। 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। इसी वर्ष अंबेडकर 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश, प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पर आधारित थी। इस पुस्तक में अंबेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। बाद में 1955 में बीबीसी साक्षात्कार में उन्होंने गांधी पर उनके गुजराती भाषा में एक पत्र में जाति व्यवस्था का समर्थन करना तथा अंग्रेजी भाषा पत्रों में जाति व्यवस्था का विरोध करने का आरोप लगाया। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में अंबेडकर द्वारा की गई थी। वर्ष 1942 से 1946 के दौरान अंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यवाही परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे।
अम्बेडकर ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। पाकिस्तान की मांग कर रहे मुसलमान लीग लाहौर रेजुलेशन 1940 के बाद अम्बेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक 400 पृष्ठ वाला एक पुस्तक लिखा, जिसने अपने पहलू में पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की और आलोचना की कि यह तर्क दिया कि हिंदुओं को मुसलमानों के पाकिस्तान का स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित किया कि मुसलमानों और गैर मुस्लिम बहुमत वाले हिस्सों को अलग करने के लिए पंजाब बंगाल की प्रांतीय समितियों को फिर से तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मुसलमानों का प्रांतीय सीमाओं को फिर से निकालने के लिए कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अगर उन्होंने किया तो वे काफी अपनी मांग की प्रकृति को समझ नहीं पाए। विद्वान वेंकट ढलीपाल ने कहा कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान ने एक दशक तक भारतीय राजनीति को रोका है। इसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवाद के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया, जो भारत के विभाजन के लिए एक रास्ता तय करता रहा है। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की विभाजनकारी सांप्रदायिक रणनीतियों के घोर आलोचक थे। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू और मुसलमानों को पृथक कर देना चाहिए और पाकिस्तान का गठन हो जाना चाहिए।